तो हम कहाँ बात करने वाले थे? परिवहन पे। परिवहन क्या होते हैं? जिसमें सामानों या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाया ले जाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परिवहन करते हैं कहते हैं। जिनमें यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाया ले जाया जाता है, सामानों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाया ले जाया जाता है। मैंने आपको पीछे भी बताया था, क्योंकि परिवहन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। एक और है परिवहन का, वो आपके यहाँ नहीं दे रखा, वो है रेल मार्ग, ठीक है। वैसे वो स्थल मार्ग में आ जाता है। जो यहाँ पर वैसे 3 पार्ट्स कैसे होते हैं? स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ठीक है। स्थल मार्ग में हम सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों को शामिल करते हैं। तो परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्तियों, बने हुए माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थों का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाला समय और लागत, दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जाता है। परिवहन के साधन के चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समकाल रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि समकाल रेखाएं किसे कहते हैं? समकाल रेखाएं वो होती हैं जो समान समय में पहुंचाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं खींची जाती मानचित्र पर, वो क्या होती हैं? हमारी समकाल रेखाएं होती हैं। फिर है परिवहन को प्रभावित करने वाले मार्ग। परिवहन की जो मांग होती है वो जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग भी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। सबसे पहले जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन से हैं? जनसंख्या। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर परिवहन ज़्यादा होगा, जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर परिवहन कम होगा, ठीक है। समझ आया सभी को? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संचार। संचार क्या है? अगर हम आम भाषा में बोलें तो संचार क्या है? जहाँ हम हमारे शब्दों को, विचारों को, तथ्यों को, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं या बोलकर बताते हैं, ठीक है। यानी शब्दों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, ठीक है। जब लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था उस टाइम क्या होता था? मौखिक संदेश होते थे, ठीक है। लेकिन जब से लेखन का आविष्कार हुआ है तब से संदेशों को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा सकता है, ठीक है। संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में भी सहायता मिली है। फिर है आपका परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि परिवहन के द्वारा जितनी भी डाक वगैरह होती हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाया ले जाया जाता है। इसी वजह से परिवहन को संचार पथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, ये मेरे एग्जाम में खुद आया था कि संचार पथ किसे कहते हैं, ठीक है। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। ये मैं एक बार फिर बता दूं, सभी रूप क्या है? स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, ठीक है। इनको संचार पथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी रूपों में जो डाक वगैरह होती है उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाया ले जाया जाता है। इसी वजह से इसे संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है यानी अच्छा होता है, वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए हैं। अतः पूरे विश्व में
अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाकघरों के द्वारा हो रहा है, जिसमें कि परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है दूरसंचार। दूरसंचार का प्रयोग क्या है कि विद्युत प्रौद्योगिकी यानी कि वायर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्टेड है, इसी वजह से इसे विद्युतीय प्रौद्योगिकी का नाम भी दिया गया है। इसमें संदेशों को भेजे जाने का जो समय होता है वो भी कम होता है। सेकंडों के हिसाब से ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, हम अपने शब्द दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से कहा है कि जो दूरसंचार है उन्होंने संचार के युग में क्रांति ला दी है। समय सप्ताह से मिनटों में घट गया और मोबाइल, दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार, मोर्स कोड और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं और इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जनसंचार माध्यम किसे कहा जाता है। ठीक है, रेडियो, दूरदर्शन समाचारों, चित्रों, दूरभाषों कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं, इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम भी कहा जाता है। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेवाएं। सेवाएं विभिन्न स्तरों पे पाई जाती है। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योग और लोगों दोनों को चलाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे परिवहन तंत्र। ठीक है, परिवहन तंत्र क्या है कि लोगों को भी चलाती है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है पीपल्स को, और उद्योगों को भी। उद्योगों को कैसे? क्योंकि जो बना हुआ माल है उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाते ले जाती है, और कच्चे माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लाते ले जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जो परिवहन तंत्र है वो लोग और उद्योग दोनों को चलाती है। कुछ सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, धोबी घाट, उच्च सेवाएं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काय चिकित्सक जैसे अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। सभी को पता है कि माली सारा दिन पेड़ों में काम करता है, धोबी कपड़े धोता है, नाई कटिंग वगैरह करते हैं, यानी वो क्या करते हैं? शारीरिक श्रम, अपने शरीर के द्वारा शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और ये बाकी जो ये क्या करते हैं? मानसिक श्रम करते हैं। अध्यापक वो पढ़ाता है, दिमाग से सोता है, तो क्या हो गया? मानसिक श्रम हो गया। इसी तरह वकील है, डॉक्टर है, ये सब क्या करते हैं? मानसिक श्रम करते हैं। ठीक है, अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई है। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण क्या होता है? पुल वगैरह, और अनुरक्षण, अग्निशमन विभाग क्या होता है? फायर ब्रिगेड। अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से हैं। राज्य और संविधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है। मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंदर अथवा निकट हो सकती है। ठीक है, CBD, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CBD का मीनिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। ठीक है, दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। आपने देखा होगा कि प्रवास का जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि गांव से शहरों में ज़्यादा प्रवास कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। किस लिए करते हैं? काम काज
रोजगार के लिए जो पुरुष है वो कहाँ, गांव से शहरों की तरफ प्रवास करते हैं। ठीक है, अधिकतर महिलाएं भी हैं जो गांव से शहरों की तरफ या शहरों से गांव की तरफ प्रवास करते हैं रोजगार के लिए। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डब्बा वाला सेवा है, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। ठीक है, यानी संलग्न लोग कौन से होते हैं? जो तृतीय क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं, उन्हें कहा गया कि तृतीय क्रियाकलापों में शामिल लोग। ठीक है, आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती है। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा हुआ है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, यूएसए में सबसे ज़्यादा यानी कि 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में लगे हुए हैं। इससे सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ती है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में यह अपरिवर्तित अथवा घट रही है। फिर है हमारे कुछ चयनित उदाहरण। पर्यटन, ठीक है, जिसमें क्या है, गोवा, ये सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलापों में आता है। पर्यटन का मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ लोग घूमने जाते हों, ठीक है, जो मनोरंजन के लिए फेमस हो, जो लोगों के घूमने के लिए फेमस हो। जैसे देखो, आप एक डायग्राम देखोगे, उसमें दे रखा है कि स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी पर्वत चोटी पर स्कीइंग करते पर्यटक, या ये क्या है, पर्यटन स्थल है, लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, मनोरंजन स्थल है। ठीक है, इसे कहते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा 25 करोड़ तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। इनके यानी कि जो पर्यटन स्थल है, ये क्या है कि सबसे बड़ा क्या बन गया है, एक तृतीय क्रियाकलापों के अंडर बन गया है, जिससे सबसे ज़्यादा कमाई होती है, यानी कि 25 करोड़। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब आप कहीं भी, जैसे गाइड होते हैं, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आप कोई भी गाइड वगैरह होता है, हमें किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी होती है। जैसे फॉरेनर आते हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए, तो वहाँ पर गाइड होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं कि वो लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, कुछ प्रदेशों में पर्यटन जो होता है वो ऋतु के अकॉर्डिंग भी होता है, कहीं क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश वर्ष भर पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। फिर है पर्यटक प्रदेश। पर्यटक प्रदेश क्या है कि जो वो प्रदेश जो मनोरंजन के लिए होते हैं, जहाँ लोग घूमने आने के लिए पसंद करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पर्यटक प्रदेश। ठीक है, भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोशन स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक है। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मनोहारी दृश्य भूमि तथा यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं कि जहाँ ज़्यादा डिमांड होगी लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। परिवहन अच्छा होगा, आसानी से मिल जाएगा, तो लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांग।
विगत शताब्दी से अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है। जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। फिर है परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्रों का आरंभ हुआ है। बेहतर सड़क प्रणालियों में कार द्वारा यात्रा सुगम होती है। हाल के वर्षों में वायु परिवहन का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए वायु यात्रा द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घरों से विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। पैकेज अवकाश के प्रारंभ ने लागत घटा दी है। फिर है पर्यटन आकर्षण में क्या होता है कि ऐसी जगह जो लोगों को अट्रैक्टिव करती है, वहाँ पर क्या क्या होना जरूरी। एक तो वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को ना तो ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्म हो, या फिर लोग गर्मी में जा रहे हैं तो वहाँ पर ठंडक हो, ठीक है, ठंड में जा रहे तो वहाँ पर गर्मी हो। वहाँ का भूदृश्य अच्छा हो, सुहावना हो, आँखों को अच्छा लगे, इतिहास या कला से जुड़ा हुआ, या तो उसके बारे में कोई हिस्ट्री रही हो या फिर वो किसी कला से परिपूर्ण हो। वहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था कैसी, ये सब क्या है, ये पर्यटन आकर्षण होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलवायु ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए उष्ण व धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह एक मुख्य कारण है। अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायु जरूरतें होती हैं, जैसे या तो अपने गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूल हिमावरण भूदृश्य। कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्राय अर्थ होता है पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। इतिहास एवं कला, किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुराने स्थानों पर जाते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। फिर है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले पर्यटन लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मैडिकेरे और कुर्ग। ये था हमारे पर्यटन आकर्षण, ठीक है, यानी पर्यटकों को प्रभावित करने वाले कारक। फिर है भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। सबसे पहले हमें एक और होता है चिकित्सक पर्यटन क्या होते हैं कि कई लोग अपने इलाज के लिए, उपचार के लिए एक जगह से दूसरी जगह यानी मोस्टली फॉरेन में जाना पसंद करते हैं, जिसे चिकित्सक पर्यटन बोला गया है। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंधित कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। 2005 में यूएसए से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्मों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वचन और प्राचार्य परीक्षणों तक ही विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। ये सब क्या है कि समुद्र पार, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि विदेशों से लोग अपने इलाज के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक नॉर्मल सा आपको एग्जांपल दूं, जो मेदांता हॉस्पिटल है वहाँ पर क्या काफ़ी विदेशी लोग आते हैं अपने उपचार के लिए। फिर है चतुर्थ क्रियाकलाप।
चतुर्थक क्रियाकलाप ज्ञान पर आधारित सेक्टर होता है। यहाँ समझने लायक बात है, मैंने आपको तृतीय क्रियाकलाप क्या बताया था कि वो सेवा पर आधारित होता है, और जो चतुर्थक क्रियाकलाप है वो ज्ञान पर आधारित होता है। कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सीय प्रतिलेख के बीच क्या समानता है? ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञान पर आधारित होते हैं। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में विभाजित किया जा सकता है। चतुर्थक क्रियाकलापों में से कुछ निम्नलिखित हैं। सूचना का संग्रहण, यानी सूचनाओं को इकट्ठा करना जो मीडिया करती है। उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन करना। चतुर्थक क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, एक बॉक्स में कंप्लीट दे रखा है चतुर्थक सेक्टर, ये मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीय सेक्टर के साथ चतुर्थक सेक्टर ने भी प्राथमिक व द्वितीयक से रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्य करते हैं तथा पारस्परिक कोष, म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पतालों व डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंधित। फिर है हमारी पंचम क्रियाकलाप। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योग जो सामान्यतः चतुर्थक सेक्टर से जुड़ी होती हैं में सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, एक चीज़ है जो इस क्रियाकलाप में काम करते हैं, इस एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, उन लोगों को स्वर्ण कॉलर या गोल्डन कॉलर के नाम से जाना जाता है। फिर है पंचक सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रकरण, बाह्य स्रोतन और होम श्योरिंग है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर भी आते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है, इसमें एक और है कि अफ्रीका का कम सघन जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है? बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंडर आता है। अब है अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन क्या होता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है, जिसे अंकीय विभाजन कहा जाता है। कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है, कि कोई भी देश कितनी जल्दी अपने लोगों को जो वहाँ पे इंटरनेट वगैरह हैं या फिर अन्य जो फैसिलिटी हैं, सूचनाएं हैं, संचार हैं, इन्हें कितनी जल्दी अपने लोगों को, अपनी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवाता है। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं, और इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। अंकीय विभाजन क्या होता है मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि ये विकसित और विकासशील देशों पर आधारित होता है। जो विकसित देश हैं वो अपने लोगों को, जो वहाँ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उन्हें सूचना संचार की प्रौद्योगिकी, ये सभी इंटरनेट सेवाएं, सभी फैसिलिटी काफ़ी जल्दी प्रोवाइड करवाता है, जबकि विकासशील देशों को इसमें टाइम, इन सब के बीच का जो डिफरेंस होता है वो अंकीय विभाजक कहलाता है। इसी प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजक विद्यमान है। उदाहरण के रूप में भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में यह अवश्य भावी है कि महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिदृष्ट ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई है। ये आपका चैप्टर था। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।